हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो के अंदर जो टॉपिक हमने स्टडी किया था वो अपना टॉपिक था लिमिटेशन ऑफ ए केमिकल इक्वेशन। यानी किसी भी रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए अपने पास क्या होती है, केमिकल इक्वेशन होती है। तो वहाँ पर मैंने बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के अंदर आपको कुछ लिमिटेशन बताई थी कि जो अपने पास बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है वो किन किन चीज़ों के बारे में हमें इंफॉर्मेशन नहीं देती, वही सब चीज़ क्या कहलाती है, उसकी लिमिटेशन कहलाती है। क्लियर है? अभी जो टॉपिक हम स्टडी करने जा रहे हैं वो है अपना टॉपिक how we make a chemical equation more informative. How we make a chemical equation more informative. क्लियर? यानी कि जो अपने पास केमिकल इक्वेशन की लिमिटेशन है उनमें से कुछ लिमिटेशंस को हम कैसे दूर कर सकते हैं, उस केमिकल इक्वेशन को हम मोर इंफॉर्मेटिव कैसे बना सकते हैं ताकि उस केमिकल इक्वेशन को देख के हमें उस रिएक्शन के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिल सके। क्लियर है? तो हम उन चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो के अंदर स्टडी करेंगे वन बाय वन। क्लियर है? तो फर्स्ट है अपने पास फिजिकल स्टेट के बारे में। अब हमने वहाँ पर लिमिटेशन के अंदर स्टडी किया था कि जो केमिकल इक्वेशन होती है वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की फिजिकल स्टेट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देती। क्लियर है? तो हम उस लिमिटेशन को कैसे रिमूव कर सकते हैं उसको देखना। अब मेरे पास हाइड्रोजन ऑक्सीजन रिएक्ट करता है, क्या बनाता है, H2 बनाता है। क्लियर? इसको बैलेंस कर लेंगे, यहां पर आ जाएगा 1/2। क्लियर? अब हमें अगर मैं इसके सामने क्या लिख दूं, इसके ब्रैकेट में क्या लिख दूं, स्मॉल जी, यहां पर क्या लिख दूं, स्मॉल जी, और यहां पर क्या लिख दूं, स्मॉल। यानी कि ये चीज क्या रिप्रेजेंट करती है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की स्टेट को। इसका मतलब क्या है, हाइड्रोजन की स्टेट में प्रेजेंट है, गैस स्टेट में, ऑक्सीजन भी किस स्टेट में प्रेजेंट है, गैस स्टेट में, और जो H2 है वो किस स्टेट में प्रेजेंट है, लिक्विड स्टेट में। क्लियर है? तो यहां से क्या इंफॉर्मेशन मिल जाएगी हमें कि जब कोई केमिकल रिएक्शन हो रही थी किसके बीच में, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, तो वहां पर क्या बन रहा था, H2, वो तो इक्वेशन से पता चल रहा है। बट वहां पर जो H2 है वो किस स्टेट में है, गैस स्टेट में, ऑक्सीजन है वो किस स्टेट में है, गैस स्टेट में, और जो H2 है वो किस स्टेट में है, लिक्विड स्टेट। क्लियर? तो ये चीज क्लियर होगी कि यहाँ पर गैस स्टेट एंड फिजिकल स्टेट रिप्रेजेंट करने के लिए हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की तो उस एलिमेंट या कंपाउंड के ब्रैकेट में क्या लिखते हैं, अगर गैसियस है तो स्मॉल जी, अगर लिक्विड है तो स्मॉल एल, अगर सॉलिड है तो स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करते हैं उस एलिमेंट और कंपाउंड की उस रिएक्शन के अंदर स्टेट को। क्लियर? थर्ड जो है, सॉरी सेकंड जो है अपने पास, अगर अपने पास कोई रिएक्शन है, मैंने बताया था एंडोथर्मिक रिएक्शन भी हो सकती है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी हो सकती है। यानी किसी भी रिएक्शन के अंदर हीट इवोल्व भी हो सकती है और हीट एब्जॉर्ब भी हो सकती है। क्लियर है? लिमिटेशन के अंदर भी करवाया था मैंने कि एनर्जी चेंज के बारे में केमिकल इक्वेशन हमें इंफॉर्मेशन नहीं देती, तो उसको कैसे किसी भी इक्वेशन के अंदर ऐड करेंगे ताकि हमें पता चल जाए कि ये इक्वेशन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है, उसको देखना। अब जैसे मेरे पास कैल्शियम कार्बोनेट है। क्लियर है? जब हम इसको हीट करते हैं तो क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 गैस। अब यहां पर कैल्शियम कार्बोनेट किस स्टेट में होता है, सॉलिड स्टेट में, तो हम यहां पर ब्रैकेट में क्या लिख दिया, स्मॉल एस। CO2 गैस स्टेट में होती है और जो CO कैल्शियम ऑक्साइड होता है ये भी सॉलिड स्टेट में होता है। क्लियर है? अब हम इसको हीट करते हैं, यानी कि ये कैसी रिएक्शन है, हीट को एब्जॉर्ब कर रही है, तो किस टाइप की रिएक्शन होगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन। किस टाइप की रिएक्शन होगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब हम यहां पर क्या साइन यूज करें ताकि हमें पता चल जाए कि रिएक्शन कैसी है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो हम क्या करते हैं, रिएक्टेंट साइड क्या लिख देते हैं, प्लस में हीट लिख देते हैं। अगर इस टाइप से किसी इक्वेशन के अंदर हीट लिखा हुआ मिले, इसका मतलब क्या है, ये रिएक्शन किस टाइप की है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। यानी कि इससे प्रूव होता है कि ये कैल्शियम कार्बोनेट हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, तभी किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 गैस के अंदर। क्लियर है? तो इससे प्रूव होता है कि ये रिएक्शन किस टाइप की है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। और कई बार हम यहां पर इस हीट को ना लिख के क्या कर देते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड, या लिख लो ऐसे करके लिख लो, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड CO2 गैस। अब यहां पर हम ये साइन लगाते हैं, यहां पर हीट नहीं लिखते प्लस में, बट क्या कर देते हैं हम यहां पर ये साइन लगा देते हैं। ये रिप्रेजेंट करता है हीट को, किसको रिप्रेजेंट करता है, हीट को। यानी कि इस रिएक्शन में हम किसका यूज कर रहे हैं, हीट का यूज कर रहे हैं, इस कंपाउंड को हीट कर रहे हैं, तभी वो किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 गैस। क्लियर है?
तो जनरली कई बार हम इस फॉर्म में भी एंडोथर्मिक रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर देते हैं और इस फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है? तो ये चीज क्लियर होगी कि केमिकल इक्वेशन को देख के हम कैसे पता करेंगे कि ये रिएक्शन किस टाइप की है, यानी कि यहाँ पर कैसा एनर्जी चेंज हो रहा है, एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक। क्लियर है? तो ये एंडोथर्मिक का एग्जाम्पल था। अब अगर अपने पास कोई रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो वो चीज कैसे पता चलेगी? अब हमें पता है कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, यानी कि बंद करता है, तो क्या बनता है? CO2, और साथ में क्या मिलती है हमें? हीट। ठीक है? अगर हम ये नहीं लिखेंगे, कार्बन किस फॉर्म में होता है जनरली? सॉलिड फॉर्म में, ऑक्सीजन गैसियस फॉर्म में, CO2 गैसियस फॉर्म में। ये सभी की स्टेट पता चल गई। इस केमिकल इक्वेशन से देख के हमें पता चल गया कार्बन की स्टेट में है, ऑक्सीजन की स्टेट में है, कार्बन डाइऑक्साइड की स्टेट में है। बट हमें ये नहीं पता कि ये रिएक्शन किस टाइप की है, एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक। तो हम क्या करते हैं, अब हमें पता है यहाँ पर क्या मिलता है, हमें हीट मिलती है, तो हम प्रोडक्ट साइड क्या लिख देते हैं? हीट लिख देते हैं। इससे हमें प्रूव होता है, इससे हमें पता चल जाएगा कि ये रिएक्शन किस टाइप की है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे हम केमिकल रिएक्शन को देखेंगे और हीट प्रोडक्ट साइड मिलेगी हमें, तो इसका मतलब ये रिएक्शन कैसी है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर है? तो ये चीज क्लियर हो गई। अब उसके बाद अपने पास जो सेकंड इंफॉर्मेशन हम ऐड करते हैं केमिकल इक्वेशन के अंदर, और थर्ड क्या है, अगर अपने पास कोई ऐसी रिएक्शन है जिसके अंदर जो प्रोडक्ट है वो क्या है? गैसियस फॉर्म में, यानी जो प्रोडक्ट बन रहा है किस फॉर्म में बन रहा है? गैसियस फॉर्म में। तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? जनरली हम गैसियस फॉर्म में तो रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि वहां पर क्या लगाते हैं? स्मॉल g। बट उसकी जगह हम क्या यूज कर सकते हैं उसको देखना। जैसे जिंक H2SO4 के साथ रिएक्ट करता है, जिंक सॉलिड फॉर्म में, H2SO4 एक्वस स्टेट में रिएक्ट करता है, तो जिंक सल्फेट बनता है एक्वस स्टेट में, और हाइड्रोजन गैस बनती है। अब या तो हम इसको स्मॉल g से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर हम यहां पर हमें अपवर्ड डायरेक्शन में एरो मिलेगा। क्लियर है? किस डायरेक्शन में मिलेगा? अपवर्ड डायरेक्शन में एरो। इससे रिप्रेजेंट होता है कि यहां पर हाइड्रोजन किस फॉर्म में है? गैसियस फॉर्म में, यानी कि जब ये रिएक्शन हो रही है तो वहां से क्या हो रही थी? हाइड्रोजन गैस हो रही थी। बट अगर रिएक्टेंट गैसियस फॉर्म में, वहां पर हम इस साइन का यूज नहीं कर सकते। इस साइन का यूज कहां पर करेंगे? जब ये प्रोडक्ट किस फॉर्म में होगा? गैसियस फॉर्म में होगा। क्लियर है? यानी गैसियस प्रोडक्ट के लिए हम ये यूज कर सकते हैं साइन, गैसियस रिएक्टेंट के लिए यूज नहीं कर सकते, क्योंकि इससे हमें ये पता चलता है कि उस रिएक्शन में क्या हो रही है? गैस इवोल्व हो रही है, यानी गैस फॉर्म हो रही है, गैस बाहर निकल रही है। क्लियर है? तो ये चीज क्लियर हो गई। फोर्थ है अपने पास कि अगर हम किसी सॉल्यूशन को वाटर के अंदर प्रिपेयर करते हैं, तो वहां पर उसके ब्रैकेट में हम क्या लिखते हैं? एक्वस। क्या लिखते हैं? एक्वस। जैसे अभी मैंने लिखा जिंक सॉलिड H2SO4 एक्वस गिव्स जिंक सल्फेट एक्वस प्लस हाइड्रोजन गैस, या फिर हाइड्रोजन को कैसे लिख सकते हैं? हाइड्रोजन अपवर्ड डायरेक्शन एरो लगा सकते हैं। अब यहां पर जो एक्वस लिखा है, इसका मतलब क्या है? इससे पता चलता है कि जो H2SO4 का जो मैंने सॉल्यूशन बनाया है वो किस के अंदर बनाया है? वहां पर सोलवेंट क्या है? वाटर है। यानी कि H2SO4 को मैंने किसके अंदर डिसॉल्व किया है? वाटर के अंदर डिसॉल्व किया है। क्लियर? तो किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड के ब्रैकेट में बाद में ब्रैकेट में अगर AQ लिखा मिले तो इसका मतलब क्या है? वो सॉल्यूशन किसके अंदर प्रिपेयर किया है? वहां पर सोलवेंट का काम क्या कर रहा है? वाटर कर रहा है। क्लियर है? ये चीज क्लियर हो गई। अब फिफ्थ इंफॉर्मेशन जो हम ऐड करते हैं वो क्या? अपनी इंफॉर्मेशन जो है अपने पास कि अगर अपने पास कोई रिएक्शन है, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। किस टाइप की रिएक्शन है? प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। और प्रिसिपिटेशन रिएक्शन का मतलब आपको सभी को क्लियर है, ये मैं आपको बता चुका कि प्रिसिपिटेशन का मतलब क्या होता है, प्रिसिपिटेट का मतलब क्या होता है, यानी कि वो रिएक्शन जिसके अंदर जो प्रोडक्ट बनता है वो किस फॉर्म में बनता है? सॉलिड फॉर्म में। क्लियर है? और वो बाद में क्या हो जाता है? नीचे सेटल हो जाता है। क्लियर है? तो वहां पर उस प्रिसिपिटेशन को हम जनरली किस फॉर्म में शो करते हैं? एरो की फॉर्म में। और वो किस डायरेक्शन में? डाउनवर्ड। अब फॉर एग्जांपल समझना इसको, मेरे पास AgNO3 का सॉल्यूशन है, किसमें बनाया हुआ मैंने? एक्वस सॉल्यूशन, यानी कि AgNO3 का जो सॉल्यूशन बनाया मैंने, वहां पर सॉल्वेंट का काम क्या कर रहा है? वाटर। ये रिएक्ट कर रहा है किसके साथ? NaCl के साथ। किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? NaCl के साथ। ये भी किस फॉर्म में है? एक्वस फॉर्म में। तो हमें क्या मिलता है? AgCl। और AgCl जो बनता है वहां पर किस टाइप फॉर्म में बनता है? सॉलिड प्रोडक्ट की फॉर्म में बनता है, यानी कि किस फॉर्म में? प्रिसिपिटेट की फॉर्म में। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डाउनवर्ड एरो से।
और साथ में क्या बन जाएगा अपने पास AgCl NaNO3 सोडियम नाइट्रेट एक्वस स्टेट में। क्लियर। तो यहां पर अगर किसी रिएक्शन के अंदर प्रिसिपिटेट बनता है तो उस प्रिसिपिटेट को हम किससे शो कर देते हैं, डाउनवर्ड एरो से। क्लियर है। इसका मतलब क्या है, वो नीचे सेटल हो रहा है। और अगर गैसेस प्रोडक्ट था तो उसको हम अपवर्ड एरो से शो करते हैं। क्लियर है। ये चीज क्लियर होगी कि प्रिसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है और उसको हम कैसे शो करते हैं प्रिसिपिटेट को। क्लियर है। अब जो सिक्स्थ इंफॉर्मेशन है, सिक्स्थ इंफॉर्मेशन अपने पास, यानी कि अगर अपने पास कोई रिएक्शन है, वहां पर कुछ रिएक्शन की कंडीशंस है, तो उन कंडीशंस को हम कहां पर शो करेंगे और कैसे शो करेंगे। अब फॉर एग्जांपल हम अमोनिया गैस बनाते हैं, जब नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, अमोनिया बनता है NH3 गैस। ये भी गैसीय स्टेट में और ये भी गैसीय स्टेट में। क्लियर है। तो यहाँ पर रिएक्शन कंडीशन होती है। वो रिएक्शन कंडीशन क्या होती है कि यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है वो 500 डिग्री सेल्सियस होता है, प्रेशर होता है वो कितना होता है 200 ATM होता है, और जो हम कैटालिस्ट यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं, आयरन। कहने का मतलब क्या है, अगर किसी रिएक्शन के अंदर कुछ रिएक्शन कंडीशन है, स्पेसिफिक रिएक्शन कंडीशन है, तो उन कंडीशंस को हम उस एरो के अबाव या बिलो क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। यानी कि इस रिएक्शन के अंदर जब ये रिएक्शन कंप्लीट हो रही थी तो वहां पर टेम्परेचर कितना था 500 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर कितना था 200 ATM, और जो कैटालिस्ट था वो क्या था Fe। कैटालिस्ट क्या करता है, जनरली किसी भी रिएक्शन को फास्ट या स्लो करता है। क्लियर है। तो इस टाइप से हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को क्या बना सकते हैं, मोर इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक अपना आयोनिक इक्वेशन क्या होती है। आयोनिक इक्वेशन क्या होती है, तो जैसे केमिकल इक्वेशन क्या होती है, किसी भी केमिकल रिएक्शन की जो रिप्रेजेंटेशन होती है वही क्या कहलाती है, केमिकल इक्वेशन कहलाती है। इसी प्रकार वो रिएक्शन जो किस टाइप की हो, आयोनिक रिएक्शन, वो रिएक्शन जो किस टाइप की हो, आयोनिक रिएक्शन, उस आयोनिक रिएक्शन की जो रिप्रेजेंटेशन होगी वही क्या कहलाएगी, आयोनिक इक्वेशन कहलाएगी। अब बात आती है कि आयोनिक रिएक्शन क्या होती है, तो पहले उसके बारे में स्टडी करते हैं, आयोनिक रिएक्शन के बारे में। आयोनिक रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जहां पर एटम और मॉलिक्यूल के साथ आयंस का भी इन्वॉल्वमेंट होता है। आयोनिक रिएक्शन कौन सी रिएक्शन होती है, वो रिएक्शन जहां पर एटम और मॉलिक्यूल के साथ साथ किसका इन्वॉल्वमेंट होता है, आयंस का। जहां पर आयंस का इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा वही रिएक्शन क्या कहलाएगी, आयोनिक रिएक्शन कहलाएगी। अब देखना कैसे, मेरे पास मान लिया जिंक है, कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट कर रहा है, एक्वस फॉर्म में है, ये सॉलिड फॉर्म में है, तो क्या बनता है, जिंक सल्फेट बनता है एक्वस फॉर्म में, जिंक कॉपर सॉलिड फॉर्म। अब यहां पर जो कॉपर सल्फेट और जिंक सल्फेट है वो कैसा कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड है। कैसा कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड है। यानी कि यहां पर किन का इन्वॉल्वमेंट है, इस रिएक्शन के अंदर आयंस का इन्वॉल्वमेंट है। अब आयनिक कंपाउंड क्या होता है उसको समझना, इन सबको हम बाद में डिटेल से भी स्टडी करेंगे, जस्ट आपको ये पता होना चाहिए यहां पर आयनिक कंपाउंड क्या होता है उसको समझना। आयनिक कंपाउंड वो होता है जिस कंपाउंड के अंदर आयंस का इन्वॉल्वमेंट होता है, यानी कि जहां पर आयंस प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पर जो कॉपर सल्फेट है वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जैसे हम कॉपर सल्फेट को वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो वहां पर क्या हो जाएगा, आयंस अलग अलग हो जाएंगे। इसका मतलब क्या है, जैसे मैंने कॉपर सल्फेट को वाटर के अंदर डिसॉल्व किया तो वहां पर क्या बन गया, कॉपर डाइपॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव, यानी कॉपर सल्फेट इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और जैसे और इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होता है, यानी कि दो आयंस के बीच में, दो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होता है वही क्या कहलाता है, आयनिक बॉन्ड कहलाता है। इन बॉन्ड्स के बारे में भी हम, आयनिक बॉन्ड क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, इनको सबको बाद में डिटेल से स्टडी करेंगे। आपको सिर्फ यहाँ पर ये पता होना चाहिए आयनिक बॉन्ड क्या होता है, जो दो आयंस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट है, दो आयंस मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। क्लियर है। और यहाँ पर इस टाइप के कंपाउंड क्या बोलते हैं हम, आयनिक कंपाउंड बोलते हैं। क्लियर है। तो इसका मतलब क्या है कि ये रिएक्शन जो है वो किस टाइप की रिएक्शन है, आयनिक रिएक्शन। क्लियर है। तो ये कोई केमिकल इक्वेशन होगी किसी रिएक्शन की। अब इस इक्वेशन को मैं किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूं, आयनिक इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूं। कैसे, वो देखिए। अब यहां पर मैं इसको जिंक जिंक सॉलिड लिख सकता हूं, इसको क्या लिख सकता हूं, कॉपर डाइपॉजिटिव लिख सकता हूं, और यहां पर क्या है SO4 2 नेगेटिव लिख सकता हूं, क्योंकि किस फॉर्म में, एक्वस फॉर्म में। तो यहां पर भी मैं एक्वस लिख देता हूं, यहां पर भी एक्वस लिख देता हूं। ये क्या बन जाएगा, जिंक डाइपॉजिटिव प्लस
अब इस केमिकल रिएक्शन को मैं आयनिक इक्वेशन की फॉर्म में कैसे लिखता हूं देखना, जिंक सॉलिड, कॉपर डाइपॉजिटिव एक्वस, जिंक डाइपॉजिटिव एक्वस और कॉपर सॉलिड, यानी कि ये केमिकल रिएक्शन कैसी है, आयनिक रिएक्शन है। और इसकी जो आयनिक इक्वेशन होगी वो क्या होगी, जिंक डाइपॉजिटिव प्लस कॉपर डाइपॉजिटिव गिव्स जिंक डाइपॉजिटिव प्लस कॉपर सॉलिड। इसका मतलब क्या है कि यहां पर मैंने इन सभी को जो आयंस है उनको किसकी फॉर्म में लिख दिया, अलग से आयंस की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, क्लियर है। और जो यहां पर SO42 नेगेटिव है, SO42 नेगेटिव है, इसको हम बोल देते हैं स्पेक्टेटर आयन, यानी कि वो आयन जो केमिकल रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करता, यानी कि जो रिएक्टेंट साइड भी प्रेजेंट होता है और प्रोडक्ट साइड भी प्रेजेंट होता है, बट केमिकल रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करता। इस टाइप के आयन को हम क्या बोल देते हैं, स्पेक्टेटर आयन बोल देते हैं। यानी कोई भी अपने पास आयनिक रिएक्शन है तो आयनिक रिएक्शन का मतलब क्या है, वहां पर आयंस प्रेजेंट होंगे, तो उन आयंस के अंदर जो रिएक्टेंट साइड भी, यानी कोई भी एक ऐसा आयन जो रिएक्टेंट साइड भी प्रेजेंट है, प्रोडक्ट साइड भी प्रेजेंट है, बट केमिकल रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करता, उस आयन को हम क्या बोलते हैं, स्पेक्टेटर आयन बोलते हैं, क्लियर है। अब यहाँ पर SO42 नेगेटिव यहाँ पर भी प्रेजेंट है और SO42 नेगेटिव यहाँ पर भी प्रेजेंट है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉपर डाइपॉजिटिव, यहाँ पर क्या हो जाएगा, जिंक डाइपॉजिटिव। तो ये जो इक्वेशन है क्या कहलाती है, आयनिक इक्वेशन कहलाती है, यानी कि आयनिक रिएक्शन की रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड आयनिक इक्वेशन। आयनिक रिएक्शन क्या होती है, जहां पर आयंस का इन्वॉल्वमेंट होता है, क्लियर है, यानी कि आयनिक कंपाउंड का इन्वॉल्वमेंट होता है। आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, जहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस प्रेजेंट होते हैं, चार्ज प्रेजेंट होते हैं। आयनिक बॉन्ड क्या होता है, उन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में, आयंस के बीच में जो फोर्स प्रोटेक्शन होता है वो क्या होता है, आयनिक बॉन्ड होता है। स्पेक्टेटर आयन क्या होता है, जो रिएक्टेंट साइड भी प्रेजेंट हो, प्रोडक्ट साइड भी प्रेजेंट हो, बट रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्वमेंट ना हो, रिएक्शन के अंदर उसका कोई यूज नहीं है, क्लियर है ना। तो यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे रिएक्शन के अंदर, क्योंकि दोनों साइड क्या है, कैंसिल हो गया, एज इट इज, क्लियर है। जस्ट इसने क्या किया, अपनी पोजीशन चेंज की थी, क्लियर है। तो ये चीज क्लियर होगी, स्पेक्टेटर आयन क्या होता है, आयनिक इक्वेशन क्या होता है, और किसी भी केमिकल इक्वेशन को हम मोर इंफॉर्मेटिव कैसे बना सकते हैं, क्लियर है। तो आज के लिए इतना, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, टाइप ऑफ केमिकल।